श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने एक विशेष मेहमान के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। साथियों, बतौर डायरेक्टर मेरी ये प्रबल इच्छा रहती है कि अपने समाज में आसपास या दूर जहाँ कहीं भी हमें कोई ऐसी विशेष प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से मिलन होता है, मेरी ये बहुत तीव्र आकांक्षा हो जाती है कि मैं उसको अपने स्टूडियो में लाऊं, बुलाऊं और उससे आप सबका परिचय कराऊं। कारण ये है कि इस जीवन को सुखद बनाने के लिए, जहाँ ये जीवन है उससे कहीं ऊपर श्रेष्ठतम स्तर पर लाने के लिए ऐसे लोग अपने जीवन में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनको सुनकर हमें लगता है कि हाँ, इन लोगों ने एक बहुत ही सार्थक जीवन जिया है और अपने जीवन से वो हमारे सम्मुख बहुत खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और हम उनके इस उदाहरण को लर्न करते हुए हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो साथियों, आज ऐसी ही एक शख्सियत की मलिका डॉक्टर समिता मिश्रा आज हमारे बीच में हैं। डॉक्टर समिता, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। आपने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाला और आज आप हमारे ऑडियंस से मुखातिब। नमस्कार डॉक्टर समिता मिश्रा, मैं थोड़ा संकुचित महसूस कर रहा हूँ कि कहाँ से आपकी इंट्रोडक्शन शुरू करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर से तो आपसे परिचय नहीं हुआ मेरा, लेकिन जो हमारा मॉरिशस जाने का ट्रिप था, उस ट्रिप के दौरान में मुझे मालूम पड़ा कि इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ा हाथ आपका रहा। आपके पति महोदय आचार्य जी भी वहाँ पर मिले, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आपके माध्यम से वहाँ मॉरिशस की विशेष हिंदी विश्व जगत की बहुत सी ऐसी श्रेष्ठ उनसे मुलाकात करने का इत्तेफाक हुआ कि मुझे लगा, और जब ये पता लगा कि आप गुड़गांव के रहने वाले हैं, तो मेरे अंदर वहीं से ये एक आकांक्षा जग गई थी कि किसी ना किसी दिन आपको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और आपका विस्तृत साक्षात्कार मैं अपने ऑडियंस से कराऊंगा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि मैं आपका इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से दूं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को आप अपने जीवन का संक्षिप्त परिचय दें, क्योंकि आप एक राइटर भी हैं, आपने उपन्यास भी लिखा है, आप कविता लेखन भी करती हैं और वहाँ पर जिस ढंग से आपने सब चीज़ों को मैनेज किया, मॉरिशस की इवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह वहाँ आते रहे। फिर आपके पतिदेव एक जानी माने हस्ती हैं जो कि सुबह इंडिया टीवी पे एस्ट्रोलॉजी का जो पूरा सेक्शन है, कई सालों से वो उसको संभाल रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो मुझे आपसे पूछना है, जानना है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं आपके अपने मुख से आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। आप कहाँ पली बड़ी हुई, कहाँ आपने शिक्षा ली, कहाँ तक शिक्षा ली और किस तरह से आप अब सफल गृहस्थी
को करते हुए इन सब कामों में भी आप पूरी तरह व्यस्त हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे ऑडियंस को आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। बिल्कुल गंभीर साहब, थोड़ा हम बताएंगे आपको जी। लेकिन वही दुविधा है कि कहाँ से शुरू करें। जी तो संक्षेप बताते हैं कि हमारा जन्म लखनऊ में हुआ था। जी पिताजी हमारे पुलिस ऑफिसर थे, हम एक ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते थे। जी। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए बीएड किया था। ओके। और एमएड हमने कानपुर से किया। ओके। लेकिन हमारी शादी हो गई थी जब हमने बीए किया था और बीएड में एडमिशन लिया था। जी। हमारी शादी जहाँ हुई वहाँ भी शिक्षा से सबका बहुत जुड़ाव था। तो शादी के बाद हमारा मन हुआ कि अब शादी हो गई तो क्या करेंगे एग्जाम देके। हमने अपने पति से धीरे से कहा कि अब एग्जाम देके क्या करेंगे। उन्होंने कहा कहना भी मत, सब लोग घर में बहुत नाराज हो जाएंगे। तो फिर खैर हमने बीएड का एग्जाम दिया, एमएड किया, हमने पीएचडी करी है। इसके अलावा हमने प्राकृतिक चिकित्सा पीएचडी हिंदी के किसी विषय पे करी। पीएचडी हमने करी है एस्ट्रोलॉजी। ओके। और हमने एमबीए किया है क्योंकि हम जॉब भी किया है। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम टीचर बने, तो इसलिए हमने बीएड किया। अपने पिताजी से बहुत हमने कह सुन के बड़ी मुश्किल से बीएड किया था क्योंकि वो भी नहीं राजी थे, वो एमए कराना चाहते थे। और शादी के बाद जब हमारी आचार्य जी से भेंट हुई, हमारी शादी जो हुई थी वो हमने आचार्य जी को नहीं देखा था। ओके। वो और हमारे ना आचार्य जी ने हमें देखा था, हमारे पिताजी ने शादी तय की थी और बड़े भाई ने देखा था। ओके। तो शादी के बाद जब हमारी इनसे भेंट हुई, इन्होंने कहा देखो भाई हमारे घर में बहुत टीचर हैं, अब और टीचर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी नंदें टीचर थी, हमारे ससुर जी टीचर थे। ओके। अब हम पहले ही तुरंत सोच में दुविधा में पड़ गए, हमने इतना मुश्किल से बीएड किया है और टीचर चाहिए नहीं। ओके। तो कोई बात नहीं। हाँ। तो हम लोगों का जो दौर था वो बहुत सबमिसिव था कि बात को मान लेने की आदत थी, यही सिखाया गया था जी। तो हमने उस पर कोई चर्चा भी नहीं की। फिर थोड़े दिनों बाद हमने एक कोचिंग सेंटर खोला। ओके। क्योंकि कुछ ऐसी आवश्यकता थी कि हम कुछ ना कुछ करें, तो हमने कोचिंग सेंटर खोला जी। और 15 दिन में हमारे 15 एडमिशन हो गए। ओके। लेकिन एडमिशन के तुरंत बाद ही हमारा बाय द वे एमएड में एडमिशन हो गया। तो फिर हमारे जो हस्बैंड ने उन्होंने कहा कि काम तो सारी जिंदगी करूंगी, पढ़ाई का मौका कम होता है, तो तुम एमएड कर लो। तो हमने एमएड किया। तो पढ़ाई चलती रही और शादी से पहले हमारी इच्छा थी कि हम कोई कंपटीशन दें, जो हम नहीं दे पाए क्योंकि 20 साल की उम्र में शादी हो गई। जब हम एलिजिबल हुए तो शादी हो गई थी। उसके बाद हमने 93 में कंपटीशन भी दिया, सफलता भी मिली। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज वक्त जो होता है ना, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता जी। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि आचार्य जी बैंक में जॉब करते थे और दूरदर्शन पे न्यूज़ पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दिया। ओके। और उसके बाद हमने बहुत मुश्किल दौर देखा। और उस मुश्किल दौर में जैसी कहानियां पढ़ते होंगे, सुनते होंगे लोग, जैसे धार्मिक पुस्तकें होती हैं कि ये व्रत किया ऐसा हुआ, उन्होंने ये पूजा की और ये नहीं की तो ऐसा हो गया, ये किया तो ऐसा हो गया। तो वो सिर्फ कहानियां मात्र नहीं है, वो यथार्थ जी। क्योंकि जब हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो एक हमें पुस्तक मिली जिसमें माता महालक्ष्मी के व्रत की चर्चा थी। ओके। हम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि हमारे घर में खाने की भी समस्या थी जी। तो हमने आचार्य जी से कहा तो कि क्यों ना हम लोग भूखे ही रहते हैं तो व्रत ही रहेंगे जी। तो इन्होंने कहा ठीक है रहेंगे। हम व्रत की तैयारी करने लगे। तब तक हमारे घर में एक सज्जन इनके पुराने मिलने वाले 1 बोरी आलू लेकर आए। ओके। और वो 1 बोरी आलू जो था वो आज तक हमारे घर में धन धान्य और सब कुछ बढ़ाता जा रहा है। बहुत बड़ी बात। इसी तरीके से फिर हमने जब जॉब किया एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, तो आवश्यकता हुई एमबीए करने की, तो हमने एमबीए किया। फिर बच्चों और परिवार के चलते हमें वो जॉब छोड़ना पड़ा, बच्चे छोटे थे। इसी बीच हमने प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा ली थी और उसमें हमें बहुत अच्छी महारत मिली। हमने करीब 10-15 साल प्रैक्टिस की और एक से एक इलाज मरीजों को हमने उसमें ठीक किया। ओके। वहीं लखनऊ में हमारी एक क्लिनिक थी और एक 50 बेड का हॉस्पिटल था हमारा।
अच्छा। लेकिन उसके बाद आचार्य जी ने कुछ अपना ज्योतिष का कैलकुलेशन किया और उन्होंने कहा अब हमें लखनऊ छोड़ के कहीं और जाना होगा, और उन्होंने गुड़गांव की ओर अपना रुख कर दिया। ठीक। तो उसके बाद उनका इंडिया टीवी का। इसका मतलब ये है कि आचार्य जी ज्योतिष सिर्फ दुनिया के लिए नहीं करते, वो स्वयं के लिए भी करते हैं, और इतनी सशक्त धारणा है उनकी कि उसके आधार पर वो लखनऊ छोड़ के गुड़गांव तक दोबारा अपने आप को स्थापित करने का जज्बा रखते हैं। जी हाँ। बिल्कुल। और उस वक्त भी आचार्य जी को हम 2006 में यहाँ सितंबर में आए थे, और अप्रैल में आचार्य जी की एंजियोप्लास्टी हुई थी, और उनको फरवरी में 2 फरवरी को। और हमारा भतीजा भी डॉक्टर है, हमारे भाई भी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी हमसे कहा था कि कहाँ बुआ इस एज में आचार्य जी अब फूफा जी शिफ्ट करेंगे, लेकिन आचार्य जी का निर्णय था तो हमने उसे वो किया। और यहाँ आने के बाद हमें इंडिया टीवी का असाइनमेंट मिला, जो पहले कोई ऐसा विचार नहीं था। वो भी एक संजोग था, और उस संजोग इतनी सारी बातें बताने में बहुत वक्त लगेगा। डॉक्टर सुनीता, अगर आप याद करके बता सकें कब से आचार्य जी इंडिया टीवी के साथ जुड़े हुए हैं? हम लोग मई 2007, 29 मई 2007 को पहला शो हमारा आया था। तब से हम लोग साथ। तब से आप उनके साथ ही सुबह वाला जो शो है जी। और इसके अलावा उन्होंने बहुत लाइव शो भी किए हैं जी। तो हमें लगता है कि आज तक किसी भी व्यक्ति के जो शो कोई भी शो जितना इतना लंबा कोई शो नहीं चला। हाँ, तभी मैं पूछ रहा हूँ इतने सालों से, क्योंकि इन्होंने डेली शो के साथ साथ उन्होंने एक्स्ट्रा भी बहुत 3-3 घंटे 5-5 घंटे के लाइव शो भी किए हैं। कि जब भी कोई खास इवेंट होती है तो आचार्य जी का लाइव शो आता है, जैसे सूर्य ग्रहण है या कुछ है। यस जी। आप अपने जीवन के बारे में प्रारंभिक आप अपनी एजुकेशन और आप अपने लालन पालन के बारे में बात कर रही थी, तो आपने बताया कि जब आचार्य जी ने इंडिया टीवी ज्वाइन कर लिया और आप गुड़गांव शिफ्ट हो गए, तो आपकी अपनी गतिविधियां उस समय से साहित्य में शिफ्ट हो गई? नहीं, साहित्य तो हम पहले भी लिखते थे जी, लेकिन हम तब जो लिखते थे, क्योंकि तब तक कंप्यूटर और ये सब नहीं होता था जी, तो पेपर पेन से लिखने में लिखा और इधर उधर गुम भी जाता था क्योंकि घर गृहस्थी की बहुत जिम्मेदारियां थी। जी जी। तो जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए उस समय हमारी क्लिनिक बहुत अच्छी चलती थी और हम काफी जाने माने, हमारा नाम हो गया था। ओके। तो लेकिन जब हम यहाँ आए, छुट्टी में आए थे हम बच्चों की गर्मियों की, और यहाँ आए तो आचार्य जी ने कहा कि अब तुम मत जाओ, अगर तुम गई तो हमारा ये असाइनमेंट कैसे आगे चलेगा। तो फिर हम रुक गए, बच्चों का यहीं डीपीएस में एडमिशन करा दिया हमने। ओके। और फिर आचार्य जी के काम में लग गए। ओके। और उसके बाद मैडम, मैं बीच में आपसे ये बात भी जानना चाहूँगा, आपके कितने बच्चे हैं और कहाँ सेटल्ड हैं? थोड़ा ब्रीफली वो भी बता दीजिए। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो बेटियां हमारी लखनऊ में जो हम थे वो लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पढ़ते थे, और बेटा फ्रांसिस में पढ़ता था जी। जब हम यहाँ आए तो बड़ी बेटी पूना में इंजीनियरिंग कर रही थी MIT कॉलेज में जी, और दोनों बच्चे हमारे साथ लखनऊ में थे। उन्हें हम जब यहाँ आए तो गुड़गांव में हमने उनका DPS में एडमिशन करा दिया, वो DPS में पढ़ने लगे और हम लोग अपना इंडिया टीवी का काम करने लगे जी। उस समय बहुत कॉल आते थे। आचार्य जी का शो जब शुरू में 40 दिन लाइव शो हुआ तो उसमें बहुत से लोग कॉल करते थे नेचुरली, और बहुत से लोग इंडिया टीवी पे इकट्ठे हो जाते थे। बाहर शो खत्म होने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए बाद में रिकॉर्डेड कर दिया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है। और बच्चे जो हैं, उसके बाद बेटे ने सनार से अपना इंटर किया, छोटी वाली बेटी ने ILS लॉ कॉलेज पुणे से लॉ किया है। उसके बाद बड़ी वाली बेटी कनाडा चली गई थी। बाद में छोटी वाली भी कनाडा चली गई, वो वहाँ लॉयर है। और बड़ी वाली बेटी वहाँ रेडियो चलाती है और पे रोल की कंपनी है उसकी। ओके। उनके रेडियो का क्या नाम है? उनके रेडियो का नाम है रेडियो डिशुम। हाँ, रेडियो डिशुम। उनसे मेरी मुलाकात मॉरिशस में भी हुई थी। काफ़ी कुछ उन्होंने अपने रेडियो के बारे में बताया, और हम श्रोताओं प्रयास करेंगे किसी दिन उनको भी ऑनलाइन लेकर उनसे भी आपको लाइव बातचीत कराएं।
आने वाले समय में देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं, वो तो प्रयास हम करेंगे। अभी फिलहाल डॉक्टर स्मिता मिश्रा से हम सौम्या के बारे में आपको बताते हैं। सौम्या जो है वो जब छोटी थी तो हमारे पास से ज्यादा दादी के पास अपने रहना बहुत पसंद करती थी। और दादी उनको रामायण की कहानियां बहुत सुनाती थी। और उस समय वो रामायण आती थी रामानंद सागर की। हमारे पास जो है टीवी नहीं होता था, तो वो बहुत जिद करती थी कि मैं देखूंगी, तो हमने उनको रामायण देखने के लिए टीवी खरीदा था। और अब सौम्या पूरी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रामलीला करती है। बहुत बड़ी रामलीला करती है। नहीं, उनके कलात्मक महारत को तो हमने मॉरिशस में भी देखा है, किस तरह से बतौर एंकर बहुत अच्छा वो एंकरिंग करती रही, और भी बहुत से कार्यक्रमों में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। तो देखिए, ये पता नहीं होता परमात्मा आपकी डेस्टिनी में आपको कहाँ लेके जाता है और कौन सा गुण कब निखर के आता है। देखिए, मेरे रेडियो का मकसद भी ये रहता है कि आप जैसी शख्सियत को जब मैं अपने स्टूडियो में लाऊं तो अपनी ऑडियंस को ये बताऊं कि आप अपने आप की शक्तियों के बारे में ये मान के चलें, जैसे रामायण में कहते हैं हनुमान की जो शक्तियां थी वो सुषुप्त थी। उनको उन शक्तियों के बारे में जब बताया गया कि तुम पवन पुत्र हो, तब उन्होंने समुद्र पार करके संजीवनी बूटी लाए और उनको अपनी शक्तियों का ज्ञान हुआ। तो हम आपके जीवनी पर आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपके बच्चे, बेटा और 2 बेटियां हैं। आपने बेटियों के बारे में बताया। बेटा आजकल क्या कर रहा है आपका? बेटे ने हमारे लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी से बीपी किया है और IIM लखनऊ से MBA किया है। तो लैंकेस्टर से बीपी करने के बाद उसे एक्सेल कैटलिन में जॉब मिला था और उसने बेंगलोर में 1 साल जॉब किया। लेकिन उसके भी चले जाने के बाद हम लोगों को मुश्किल हो रहा था कि हम कैसे ऑफिस संभालें, कैसे आचार्य जी का काम संभालें। तो फिर इन्होंने कहा कि तुम बेटा जो तुम्हें वहाँ मिलता है वो तुम हमसे लो, लेकिन तुम हमारे पास आ जाओ। तो तब से बेटा वापस आ गया। वो हमारे बिजनेस देख रहा है और हमारे साथ। डॉक्टर स्मिता, अब तक की बातचीत में बहुत बार आचार्य जी का नाम आया है। मैं चाहूँगा कि इससे पहले हम आपके कैरियर के बारे में या आपकी नॉवल राइटिंग के ऊपर, पोइट्री के ऊपर बात करें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये चाहूँगा कि हम थोड़ी समय के लिए डॉक्टर आचार्य पर बात करें, ताकि थोड़ा हमारे श्रोताओं को भी पता लगे। और सच बात है, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ इस बात को जानने के लिए कि किस तरह से इंडिया टीवी पे डॉक्टर साहब जनरल लोगों के लिए इस तरह से भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे उनके सामने कुंडली नहीं होती, व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई हाथ वो नहीं देख रहे होते। तो क्या समय के आधार पर वो इन सब चीज़ों की भविष्यवाणियाँ करते हैं? थोड़ा सा आपको जितना पर्सनल अनुभव है उसके बेस पर आप हमसे बात करें। उनका पूरा शुभ नाम क्या है, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, उसके बारे में भी थोड़ी बात करें। हाँ गंभीर साहब, ऐसा है कि आचार्य जी जो हैं, उनका पूरा नाम है इंदु प्रकाश मिश्रा। इंदु प्रकाश मिश्रा। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ली है जी। और इसके अलावा वो बचपन से एस्ट्रोलॉजी को बहुत पढ़ते थे। और उनके उस एस्ट्रोलॉजी की किताबें खरीदने और पढ़ने के पीछे उन्हें बचपन में हमारे जो ससुर जी थे वो बहुत डांटा भी करते थे। लेकिन उनकी वो लगन थी, तो उन्होंने उसे पढ़ा और सीखा और समझा। और एक बात ये है कि ये कहना कि हम मानते हैं या हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं तो भी और हम नहीं मानते हैं तो भी हम चलते स्टार्स के हिसाब से हैं। दूसरी बात, जैसे भी आप कह रहे हैं कि जो मॉरिशस आप गए थे, अब उस यात्रा में भी जैसे अब हम भी सीख गए हैं कि कैसे हम काम को करें तो हमें सफलता अच्छी मिले जी। और तो हम उस किसी भी काम को करने का समय देखते हैं। राइट। तो हमने
जब भी कोई काम शुरू किया, जैसे अगर हमने लेटर भेजा मॉरिशस, तो मेल हम उस अच्छे दिन में करते हैं, अच्छे समय में करते हैं, अच्छे योग में करते हैं, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है। राइट। और हम जैसे अब हमें हमारे यहाँ हमारा एक और वेंचर है शुद्धतम, उसमें हम धूप बत्ती बनाते हैं, मसाले हमारे होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो शुरू में हम उसको नहीं देख रहे थे, हमारे जो विंध्यवासिनी जी हैं जो उसके इंचार्ज हैं, उन्होंने कुछ दिन बताया कि मैडम वो जहाँ भी सामान जाता है उसमें कंप्लेंट आ जाती है। तो हमने कहा भाई देखो चार्ट ले आओ, कहाँ कब किस दिन भेजा था, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बताते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी बात मानो। हमने उनसे पूछा किस डेट पे तुम्हारा माल गया था जो डिलीवर हुआ और तुमने यहाँ से निकाला और उसमें कंप्लेंट आई। जिस दिन व्यतिपात योग था या कोई खराब योग था, उस दिन में जिस दिन कोरियर गया था उसी सामान में कंप्लेंट थी। लेकिन जो भी कोरियर अच्छे समय में गए थे उनका बहुत अच्छा रिटर्न था। तो क्या हुआ, अब हमारी वो टीम भी हमसे टाइम लेती है। और ऐसे एक चीज जो गंभीर साहब बहुत बड़ी देखने में आई है कि अब पहले क्या होता था, एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए सिर्फ वो लोग आते थे जो परेशानी में होते थे जी, दिक्कत में होते थे, वो आते थे कि पंडित जी ये हो गया अब क्या करें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग आते हैं अपनी तरक्की के लिए, ठीक है, कि हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें कोई शेड्यूल दे दीजिए, आप हमें गाइड कर दीजिए और कैसे करें कि ये सक्सेसफुल हो। अब लोग सक्सेस के लिए एस्ट्रोलॉजी, ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है और इससे लोग लाभ भी उठा रहे हैं। क्योंकि ऐसे कभी भी कोई काम शुरू कर देने से फिर लोग कहते हैं मैंने किया तो बहुत एफर्ट बहुत डाले लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। वो यही कारण होता है कि आप जब काम करते हैं उस समय कभी सही नहीं होता तो काम बिगड़ जाता है। और इसके अलावा जैसे आप लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, कभी कभी ऑफिस में इसके लिए भी लोग हमें कंसल्ट करते हैं, हमसे शीट वगैरह लेते हैं इसकी कि हम अपॉइंट तो बहुत लोग करते हैं, बंदे रुकते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी ज्वाइनिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं कराते। राइट। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जो बरसों बरस आपके साथ रहते हैं। क्योंकि पहले हमारा एक ब्यूटी पार्लर भी है लखनऊ में। पहले हम उसको चलाते थे। जब हम गुड़गांव आए तो वो भी हमने, जो हमारे पास लड़की काम कर रही थी, हमने उसे ही दे दिया था। ठीक है। तो वो बच्ची भी हमने जिस दिन अपॉइंट की तो आचार्य जी ने हमसे कहा आज मत कराना, हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं तब कराना। ठीक है। उस बच्ची को हमने ज्वाइन कराया, वो बच्ची हमारा वो पार्लर चलाती रही। उसकी शायद हम गए नहीं कभी लखनऊ, वापस पूछने नहीं गए। उसके बाद उसकी छोटी बहन उसे चला रही है और आज कम से कम 20-25 साल हो गए, एज इट इज वो चल रहा है। बहुत अच्छा। ठीक है। तो थोड़ा ये बताएं कि जो मेरा मूल प्रश्न था कि टीवी के शो में किन किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के आचार्य जी भविष्यवाणी। देखिए एस्ट्रोलॉजी की कई विधाएं। हाँ जी। तो उसमें एक है प्रश्न कुंडली। अच्छा। तो जिस समय कोई भी बंदा प्रश्न करता है, व्यक्ति प्रश्न करता है, उस समय के अनुसार वो एक कुंडली बनाते हैं और उसके हिसाब से वो जवाब देते हैं। और हमारा जो अनुभव है वो अनुभव ये है कि वो जो ये प्रश्न कुंडली से बताते हैं वो उनका बिल्कुल बहुत सटीक और बहुत परफेक्ट होता है। लेकिन उसमें एक ही बात होती है कि जब ये भी कुछ नेचर का वो होगा कि वो बोलते हैं एक बार में अपना टाइम बताओ। तो आप घड़ी देखते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि उतना बजा भी नहीं है जितना आप मुंह से बोलते हैं, फिर आप बोलते हैं अरे नहीं ये, तो वो गड़बड़ होता है। तो एक टाइम एक बार में आप जो भी समय बताते हैं उसके अनुसार फिर वो प्रश्न कुंडली बनाकर बताते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर समिता, जब से आपका विवाह हुआ है तब से आचार्य जी भविष्यवाणियां करते रहे। आपको उनके भविष्य दृष्टा के रूप में कभी खुद को भी इस बात का संशय हुआ कि जो कुछ आचार्य जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और एज ए प्रोफेशन ये उचित राह पे चल रहे हैं, या आपको भी बीच बीच में कभी संशय होता रहा? देखिए गंभीर साहब, संशय तो तब होता है जिस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं होता। तो जब हमें ज्ञान नहीं था तो हमें संशय जरूर होता था। दूसरी बात एक चीज़ थी कि हम बहुत चाहते थे कि हम अपना स्कूल खोलेंगे, ये बड़ा हमारा मन था। तो हर साल हम इनसे पूछते थे जब सेशन शुरू होने के पहले
कि क्या हमारा स्कूल खुलेगा इस बार। हाँ। ये कहते थे नहीं, तो हम एफर्ट नहीं करते थे। ओके। फिर एक दिन हमारा एक देवर बैठा हुआ था। हाँ। तो उसके सामने हमने फिर पूछा इनसे कि हमारा स्कूल खुलेगा इस साल। हाँ। तो ये बोले नहीं खुलेगा। फिर इन्होंने देखा दाखा, बोले तुम्हारा क्लिनिक खुलेगा। हमने नेचुरोपैथी सीखा था, लेकिन करने का कोई विचार तब तक हमारे मन में नहीं था कि हम प्रैक्टिस करेंगे या हम हॉस्पिटल खोलेंगे। तो हमने कहा अच्छा, हम भूल भी गए, क्योंकि अब घर की बात होती है ना, तो बंदा बहुत ध्यान से नहीं सुनता है। ठीक है। और उसके बाद हमें लगता है महीने 2 महीने बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमने क्लिनिक खोल लिया। ओके। तब हमारा वो देवर जो था उसने बताया कि मैडम, वो भाभी, जो उस दिन दादा ने कहा था कि आपका क्लिनिक खुलेगा। फिर क्लिनिक खुल भी गया और क्लिनिक खूब चला। तब एक दिन बैठे हमें याद आई एक बचपन की घटना। तब हम 10th में पढ़ते थे। ओके। और हमने बायोलॉजी पहले लिया, और जब मेडक का वो करना था तो मैंने बायोलॉजी छोड़ दी और आर्ट साइड में चले गए, क्योंकि हम मेडक छू नहीं पाए। तो हम आर्ट साइड पढ़ रहे थे। हमारे घर के सामने एक शुक्ला जी थे IAS अफसर, उनके घर एक बाबा जी आते थे, जटा थी उनकी बहुत बड़ी बड़ी। वो छत पर धूप में बैठते थे, सर्दियों के दिन थे। तो हम उनके यहाँ खेलने जाया करते थे, उनकी बेटी से हमारी दोस्ती थी। तो हम गए एक दिन, सबको वो कुछ कुछ बता रहे थे। तो हम भी दूसरे दिन अपनी कुंडली लेकर पहुंच गए। तो उन्होंने देखा, बोले तू तो डॉक्टर बनेगी। अच्छा। हमको विश्वास पहले ही नहीं था। हाँ। और हम आर्ट साइड पढ़ रहे थे, तो सबसे ज्ञानी हम थे। हाँ। कि भैया जब आर्ट साइड पढ़ी नहीं है तो डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, पंडित जी इनको तो कुछ नहीं पता। हाँ। ऐसी स्थिति होती है जब आदमी को कम ज्ञान होता है। तो उसी में हम थे। और हाई स्कूल इंटर के बच्चे वैसे भी उस समय अपने को सब परम ज्ञानी समझते हैं, तो हम भूल भी गए। जब हमने वो क्लिनिक खोला और उस कॉम्प्लेक्स में 6-7 डॉक्टर ऑलरेडी थे। राइट। और हमारे पास कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था वहाँ का जो हमारे पास इलाज न करा गया हो। अच्छा। और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के कितने डॉक्टर, उनकी फैमिली के लोगों का हमने ट्रीटमेंट किया। ओके। तब एक दिन हमें उन बाबा जी की याद आई। तब हमने महसूस किया कि बड़ों की बात गंभीरतापूर्वक सुननी चाहिए। ठीक है। ये बताइए कि आपने मुझे बताया कि आपने जो PhD किया वो भी एस्ट्रोलॉजी में किया, उसके पीछे क्या प्रेरणा थी? एक्चुअली बस वही बात हो गई कि हमको आचार्य जी के साथ, हम अपने घर में तो 20 साल ही रहे थे, आचार्य जी के साथ हमें 38 साल हो रहे हैं, 38-39 साल हो रहे हैं। जी। और आचार्य जी का प्रोफेशन शुरू से ही यही है। हाँ जी। अब जब हम एक इंस्टीट्यूट में थे तो वहाँ जो बच्चे काम करते थे हमारे, तो वो कहते थे कई दफ़ा कि मैडम हमको बताइए। तो हम कहते थे बेटा हमको नहीं आता, भैया हमको नहीं आता। तो कहते थे कैसे नहीं आता? देखिए वो नहीं आता है तो उसका काम मैं करता हूँ ना, अब बस में स्टाफ के लिए कहते थे। तो आचार्य जी का आपको कैसे? तो हमको लगा नहीं। और फिर धीरे धीरे हमें इतना इन्वॉल्व भी हो गए कि बहुत सी चीज़ें तो हम अपने आप सीख गए थे। फिर एक उत्सुकता थी कि जो मांगलिक लोग हैं उनकी जो शादी को लेकर, तो हमने अपनी PhD उसी विषय पर की। अच्छा। हाँ। थोड़ा सा उसका निष्कर्ष अगर निचोड़ में आप बता पाएं, क्योंकि ये मांगलिक का वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरिया में भी प्रचलित है, तो क्योंकि ये प्रभावशाली है। अच्छा। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जैसे उसमें बहुत सी चीज़ें लोग ये कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, उपाय इससे हो, तो ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, उसमें कुछ कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसमें पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो कभी भी जब मांगलिक हो कोई भी व्यक्ति, तो उसे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके कुंडली को तभी विवाह करना चाहिए। मैम मुझे एक बात बताएं, देयर आर सर्टन कम्युनिटीज लाइक सिख कम्युनिटी, वो कोई कुंडलियों का मिलान नहीं कराते, वो ये भी नहीं देखते कि भाई कब कौन सा शुभ मुहूर्त है। रिजल्ट ये है कि उनको संडे सूट करता है, वो संडे को, इतवार को अपना गुरु ग्रंथ साहब के सामने लावा फेरे लेके वो इस विवाह को संपन्न कराते हैं। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी में, मैं ये समझता हूँ कि जितने विवाह सफल सिख कम्युनिटी में हैं, कम से कम नॉन सिख कम्युनिटी में उतने तो सफल नहीं। देखिए,
हमारी जब हम प्रैक्टिस करते थे जी, तो हमारे पास बहुत बड़ी एक सिख फैमिली आती थी। ओके, पूरी फैमिली आती थी। तो इस तरीके, जैसे पहले एक आंटी आती थी, फिर अंकल भी आने लगे, फिर बेटी भी आने लगी, फिर जी। बेटा भी आने लगा, फिर उनकी बुआ भी आने लगी, फिर उनकी एक मैरिड बेटी थी वो उसका। तो इस तरह से अगर आप देखें तो फिर वही बात आएगी कि सिख कम्युनिटी बहुत इंटैक्ट होती है। हाँ, और बहुत लेकिन ऐसा नहीं है, हम्म, हर चीज़ जो दिखती है वैसी होती नहीं नहीं है। वो कहते हैं ना कि हजारों पेड़ जो आपको कतारों में खड़े नजर आते हैं, पास जाकर देखो तो उनमें भी फासले बहुत हैं। तो उस फैमिली के उनके, बल्कि जो उनके बाबा दादी थे उनका भी मैंने ट्रीटमेंट किया है। ओके, और वो भी लड़की जो थी उनकी, उसको पोलियो था बचपन से और वो कभी सीधी नहीं लेटी थी। ओके, और पूरा हाथ उसका मैंने ट्रीटमेंट किया। 26 साल की थी उस वक्त वो। अच्छा, और मेरे ट्रीटमेंट के बाद वो लगभग सीधी चलने लगी थी और सीधी सोने लगी थी। ओके, और उसको भी एक बार वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो कहती थी कि मैं शादी, तो एक बार आचार्य जी ने उसको देखा और कहा कि तुमको पूरा पति, उसको लगता था ना कि मुझ में कमी है तो कहीं मुझसे किसी कमी वाले से शादी ना कर दी जाए। हाँ, आचार्य जी ने कहा कि बेटा तुमको पूरा पति मिलेगा, बहुत अच्छा। और ओके, उसको सच में बहुत अच्छी शादी हुई। ओके, तो लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। और भी हमने बहुत, हमारे सिख परिवार हमने देखे, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप संडे को शादी करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, रोग आता है, बीमारी आती है। समझ, ऐसा नहीं होता कि सिखों के यहाँ रोग नहीं आती, कि बीमारी नहीं आती, समस्या नहीं आती। और हमारे पास सिख भी ऐसे बहुत आते हैं जो कुंडली पर विचार करते हैं, उपाय करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। ओके। तो डॉक्टर समिता, अब आते हैं आपके अपने निजी साहित्यिक जीवन पर। जहाँ तक कल आपके यहाँ एक काव्य पाठ था, मुझे भी वहाँ जाने का इत्फाक हुआ। बहुत सुंदर आपने समायोजन किया हुआ था। लगभग 25 कवित्रियाँ और 5-7 कवि सारे वहाँ उपस्थित थे। बहुत अच्छे ढंग से एक नई वहाँ पर नए तरीके से अपनी बात रखने का आपने वहाँ आयोजन कर रखा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जितना मुझे पता लगा, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप आज समय निकाल के हमारे श्रोताओं के सम्मुख बैठे हैं तो कोई एस्पेक्ट आपका बात किए बिना रह जाए। तो मैंने ये देखा कि आपकी एक तो कविता के ऊपर पुस्तक है जो स्वच्छंद कविता के रूप में लिखी हुई है, एक आपके उपन्यास का कल जिक्र हुआ जिसकी एक कॉपी आपके सामने है। इसके अलावा भी कोई प्रकाशित नहीं, उसके अलावा साझा संग्रह में हमारा बहुत कुछ प्रकाशित हुआ है, कहानियाँ, कविताएं। ओके। तो पहले हम इस उपन्यास के बारे में बात करते हैं क्योंकि कल थोड़ी सी उसके बारे में भी चर्चा हुई और उसमें ये बात सामने आई कि भाई उपन्यास का जो लेखन है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव ढंग से किया गया और स्त्री का जो सशक्तिकरण है उसमें आपकी नायिका को रिप्रेजेंट किया गया। उसके बारे में आप संक्षिप्त में कहानी बताएं और किस तरह से आपने अपनी नायिका को प्रोजेक्ट किया है और उसके पृष्ठभूमि के बारे में भी कुछ बात। ये जो पुस्तक है ट्रॉमा बॉन्डिंग, दिस इज ट्रॉमा बॉन्डिंग, यस। ये है उस मनोदशा का, हाँ, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी से अथाह प्रेम करने लगता है जी, और इस हद तक करता है कि दूसरे सामने वाले व्यक्ति के द्वारा दी गई प्रताड़ना, कष्ट को मैं समझता नहीं और हर बार इग्नोर करता है। अच्छा, कि शायद अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार ठीक हो जाएगा, और वो उसी में इन्वॉल्व रहता है और वो अपनी ये सोचने समझने की क्षमता खो देता है कि नहीं, ये सामने वाला मेरे साथ
ठीक व्यवहार नहीं कर रहा तो मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए या इस बात को कम से कम दूसरों से कंसल्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। वो अपने आप में ही घुटता रहता है जी। तो इस बात को लिखने की प्रेरणा जो थी वो अभी होने वाली बहुत सी घटनाओं ने मुझे दी। कि जैसे आपने देखा कि अभी वहाँ एक लड़के ने एक लड़की के इतने टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, ठीक है। ऐसे एक लखनऊ में एक लड़की को एक लड़के ने नीचे फेंक दिया, या एक और बहुत से केस हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? दो बातें हैं। एक तो बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण जी। तो उसमें एक तो हम कहना चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है जी। ये नई जनरेशन उसे बहुत गलत ढंग से ले रही है, मतलब सही संदर्भों में नहीं ले रही, नहीं पकड़ पा रही। उन चीजों को हमने कोशिश की है और ये हमारा अभी पहला अंक आया है। इसके बाद क्रमशः इसका दूसरा अंक भी आएगा बहुत जल्दी, जिसमें हम इन आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि होता ये है कि हमने इस क्रमिक विकास को इसमें लिया है, इसलिए एक नायिका हमने ली है जो कि बहुत पुराने वक्त की है जी। और उस वक्त में जो शादी के बाद घरेलू हिंसा या जो परिस्थितियां या दहेज की प्रताड़ना वो होती थी और उसे उस वक्त की महिलाएं किस हद तक सहती थी। ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसा हो ही रहा है, कहीं ऐसा हो भी रहा है और कहीं स्त्रियां भी गलत कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पुरुष ही गलत किए जा रहे हैं या परिवार वाले ही गलत किए जा रहे हैं जी। लेकिन लड़कियां जो आजकल गलत कर रही हैं वो क्या है? वो एक रिएक्शन है। काहे का रिएक्शन है? उन्होंने अपनी माओं को दबते देखा है, घुटते देखा है, पिटते देखा है, अब्यूज होते देखा है। उनके दिलों में, दिमाग में एक आक्रोश भर गया है। अब वो एक बात भी सुनना नहीं चाहती, एक बार भी दबना नहीं चाहती, ठीक है। तो वो वॉयलेंट हो जाती है। ओके। वॉयलेंट होने से संबंध कभी अच्छे नहीं होते, राइट। तो आवश्यकता है एक अच्छी शिक्षा की, जिसके माध्यम से ये समझाया जाए कि स्त्री का जो सशक्तिकरण है वो सिर्फ घर से निकलकर क्लबों में जाना, घूमना, आजादी से घूमना, ना घर वालों की सुनना, ना अपने पति की सुनना, ना पड़ोसी की सुनना, ना समाज की सुनना। दैट इज नॉट ए सशक्तिकरण। यस यस। वो सशक्तिकरण का अर्थ है कि आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो, संबल हो, कॉन्फिडेंट हो कि आपके साथ कोई गलत ना कर सके और आप अपनी जिंदगी के निर्णय को ले सके। हम लोगों के युग में या हमसे पहले के युग में स्त्रियां इसलिए सहती थीं क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, पहले एक्चुअली ये होता था, हमने इसमें लिखा भी है कि पहले लड़कों को अच्छी तालीम दी जाती थी, लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था। फिर एक वक्त आया जब शादी के वक्त ये रिक्वायरमेंट हो गई कि लड़की ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट नहीं होती थी तो लड़का नहीं मिलता था, तो लड़कियों को प्राइवेट भी ग्रेजुएट करा देते थे और ग्रेजुएट करा देते थे। फिर क्या हुआ कि ग्रेजुएट के बाद फिर मास्टर्स भी एमए पास हो लड़की तब शादी होती थी, तो इसलिए पढ़ाया जाता था। इसलिए लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था तब कि लड़कियां पढ़ के नौकरी करेंगी। कुछ जो प्रतिभाशाली होते थे वो अपनी पढ़ाई के बाद टीचर या कहीं थोड़ा बहुत जॉब कर लेते थे। और हम लोगों को, उस वक्त के लोगों को ये कभी यही पता ही नहीं होता था बहुतों को कि आप कमाएंगे तब पैसे आएंगे। एक सिस्टम है कि आप जाएंगे, आप घर के काम संभालेंगे, हस्बैंड पैसा लाएगा, घर चलेगा, जितना लाएगा उतने में चलाएंगे। ये हमने गुड़गांव में आकर सुना कि मैंने अपने पति से कहा कि जी खर्चा बहुत है, थोड़ा कमाओ, ज्यादा कमा के लाओ, अपनी आमदनी बढ़ाओ जी। ये तो मैंने कभी ना सुना था और ना तब होता था, लेकिन अब वक्त बदला है। तो हम ये चाहते हैं कि सशक्तिकरण की सही परिभाषा अगर बच्चे जाने, समझें और सीखें, तो जब उनके माँ बाप उन्हें स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल भेजते हैं घर से बाहर जी, तो वो ईमानदारी के साथ शिक्षा ग्रहण करें और अपने को सशक्त बनाएं कि उन्हें तुरंत बॉयफ्रेंड की आवश्यकता ना हो जाए, कि उन्हें कहीं जाने आने के लिए उनमें इतनी ताकत, हिम्मत नहीं है कि वो जा नहीं सकते, इसलिए वो तुरंत एक बॉयफ्रेंड रख लेते हैं, उसके साथ आते जाते हैं, मिसयूज होते हैं और फिर उस एक बार मिसयूज होते हैं, 2 बार मिसयूज होते हैं, फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं और फिर वो गलत राह पे चलते हैं।
और उनकी सक्सेस खत्म हो जाती है। तो सही माने में जो सशक्तिकरण का हमारा विचार है वो पूर्ण नहीं होता। ठीक। तो उसे पूर्ण करने के लिए हमने इस ट्रामा, क्योंकि यही होता है लड़कियों की भी, लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी ट्रामा बॉन्डिंग दोनों में है। बहुत बार ये भी देखा जाता है लड़के बड़ी ईमानदारी से लड़की के साथ होते हैं, लेकिन लड़कियां उन्हें छोड़ देती हैं। हमने उनकी भी चर्चा की है। लड़कियां छोड़ देती हैं, लड़के डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को बेहतर करने का प्रयास है। ये जो आपने टाइटल रखा है ट्रॉमा बॉन्डिंग, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हाँ, तो ये ट्रामा बॉन्डिंग है किसी भी रिश्ते में आपका वो इस हद तक बंध जाना कि आप उन्हें ना देखें। ये सिर्फ पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मित्र, दोस्तों के साथ या बच्चों के साथ भी होता है। बहुत बार बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं पूछते, बहुत बार बच्चे पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। हम वृद्धाश्रम भी बहुत जाते रहते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि बच्चे कभी मिलने नहीं आ रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम छोड़ रहे हैं। एक ऐसी भी महिला मैंने देखी है जिसका कोई नहीं था जी। उसकी सिस्टर थी और वो अपनी सिस्टर को बहुत करती थी। जब मरी तो उसकी सिस्टर आई भी नहीं, उसने अपनी बॉडी दान कर दी थी। हॉस्पिटल वाले उसको उठा ले गए। अंतिम संस्कार तक नहीं हो रहा है आज लोगों का। दिस इज ट्रू फैक्ट। ये एक कटु सत्य है जी। कितने बुजुर्ग लोग हैं जो इस सोच में परेशान हैं कि मेरे मरने के बाद कोई मेरा क्रियाकर्म करेगा। ऐसी संस्थाएं खुल गई हैं। तो मेरा ये विचार है कि वो माँ बाप भी उस ट्रामा बॉन्डिंग से निकलें, वो अपने लिए अपनी व्यवस्था क्रिएट करें, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, रुपया है, सब है। उन्हें उसे अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए। ठीक बात। अपनी व्यवस्था पर खर्च करना चाहिए। जो बच्चे उन्हें पूछने नहीं आ रहे हैं उनके साथ ट्रामा बॉन्डिंग में बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी आपने देखा होगा मॉरिशस वाली जो हमारी इवेंट थी, उसमें हम बहुत सारे सीनियर सिटीजन ले गए थे। बहुत से सीनियर सिटीजन जो कभी मंच पर नहीं चढ़े, हमने उन्हें मंच पर चढ़ाया था। क्योंकि हमारी संस्था का प्रयास ही यही है, लोगों को खुशी देना और उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो जो लोग मंच पर चढ़े थे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। जो इतनी दूर होके आए उन्हें ये नहीं लगा कि बस हम मरने की तैयार हैं, थोड़े दिन में मर जाएंगे, हमें जाना नहीं चाहता। वो आखिरी वक्त तक अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके नॉवल के टाइटल में आपके नॉवल का मैसेज भी छुपा हुआ। जी बिल्कुल। हाँ, ये बात बड़े अच्छे से स्पष्ट होती है। मैम, आपके पास कविता वाली वो पुस्तक नहीं है, आप सिर्फ यही उपन्यास लाएं, तो क्या आपके सेल फोन में कुछ कविता मिल जाएगी? मिल जाएगी। एहसास जो है मेरा काबिल संग्रह, वो हम कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे और लिख के इधर उधर हो जाती थी। फिर एक बार हमारा मन हुआ तो हमने एक ईमेल बना लिया अपना राइटर स्मिता मिश्रा, और जो भी लिखते थे वो हम उस पर मेल करते थे। ओके, वेरी गुड। तो हमारे बेटे ने उस मेल को देखा होगा कभी खोल के, उसने इतनी सारी कविताएं देखी, तो उसने उसमें से हमारी सारी कविताएं निकाली, उसको कंपोज किया, कंपाइल किया, डिजाइन किया, और वो पूरी पुस्तक हमारे बेटे ने हमें छपा के दी। मैं आपको इस ओकेजन पर एक बात रिवील करना चाहता हूँ। मैंने अब तक 5-6 पुस्तकें लिखी। हर पुस्तक में एहसास शब्द जो है, टाइटल जो है, वो उसमें डाला गया है। सबसे पहले मेरी पुस्तक थी कतरा कतरा एहसास। अच्छा। उसके बाद थी गुंचाए एहसास। अच्छा। उसके बाद थी परवाज़े एहसास। उसके बाद लाइक दिस एहसासों से गूंथे हुए वो सारे काव्य संग्रह हैं। और उसका एक प्रोमिनेंट अशार मैं पढ़ना चाहता हूँ जो आपके उससे भी मेल खाएगा कि तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है, प्यार सफर का बाकी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी एहसास नाम की जो
काव्य संग्रह है उसमें से कोई आप कविता उद्धृत कर सकें तो? गठरी सुना देती हूँ आपको। जी। ये गठरी जो है ये एहसासों की गठरी है। ओके। जो हर किसी के जी। पास होती है। इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। यस। जो भी होता है उसके मन में कुछ ना कुछ करने की अभिलाषा होती है। राइट। लेकिन सभी, अगर पुरुष भी हैं तो शादी हो गई तो परिवार की जिम्मेदारी है, नौकरी की जिम्मेदारी है उसकी, अपनी अगर कोई बड़ा पद है तो उसकी गरिमा है जी। तो उन सबको निभाते निभाते और स्त्रियां अपने घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते उन एहसासों को कहीं बांध किनारे कर देती हैं। तो उसी का इसमें जिक्र है। ओके। उसने गठरी बांध रखी थी जोर से। उसने गठरी बांध रखी थी जोर से, डर है उसके खुल जाने का। क्योंकि अगर बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं होता है, वो क्रिकेट जब टीवी पे देखते हैं तो उनके दिल में होता है कि हमने क्यों नहीं खेला। They relive through that TV match. तो उसने गठरी बांध रखी थी जोर से, डर है उसके खुल जाने का। बस इसीलिए उसने कस कर लगा दी कई गांठें। कभी एकांत में टटोल लेती गठरी को, खो जाती ख्वाबों में। घंटों घंटों बैठी अचेतन किसी जड़ सी, गठरी को अपने हाथों में कस कर जकड़ लेती। तो कभी सबकी नजर बचा रख देती, छिपाकर कहीं कोने में। बहुत अच्छा। क्योंकि उसे ये भी लगता रहता है हर किसी को कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपना कुछ सैक्रिफाइस किया है। लंबा अरसा गुजर गया, गठरी संभालते धीरे धीरे। पकड़ कमजोर पड़ गठरी बोझ लगने लगी। जी चाहे फेंक दें, कब तक उठाए फिरूं, छुपाती फिरूं, न मिला अवसर इसे खोलने का, देखने का, एहसास करने का। भावनाओं से, अरमानों से, पीड़ा से, बिखरते जज्बातों से दिन दिन भारी होती गठरी। क्योंकि जब वो पूरा नहीं होता तो बंदा I get it. इसी तरह समेटती रहूं, आगे भी ऊहापोह में उमड़ता घुमड़ता मन। छिड़ा अंतर्द्वंद, रखूं फेंकूं, रखूं फेंकूं, तभी छूट गई गठरी हाथ से। जर गठरी में बंधे रहने की सामर्थ्य ना रही। जोर की आवाज से भीषण हुई एक भीषण शंखनाद और बह चली शीतल पवन चहुओर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत संवेदनशील एहसासों के साथ इसको पिरोया गया है। मुबारक हो आपको इस कविता के लिए। और कोई एक और सुना देती हूँ, मन। क्योंकि मन जो है जी, हम लोग अपने शरीर की तो बहुत परवाह करते हैं जी। जरा सा कुछ हुआ, सर दर्द हुआ, एक गोली खा लेते हैं, या कुछ हुआ कुछ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपकी बात को पूरा होने से पहले वात्सायन अज्ञे को कोट करना चाहता हूँ इसी बात पे। वो लिखते हैं कि थोड़ा सा अस्वस्थ होता हूँ, शारीरिक बात पे थोड़ा सा अस्वस्थ होता हूँ तो लोग मेरा हाल पूछ पूछ के हाल बेहाल कर देते हैं। और एक छोटा सा जीव ना जाने कब से अस्वस्थ पड़ा है और इसकी कोई खबर भी नहीं है। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही है, ऐ मेरे मन, बहुत उपेक्षित किया है मैंने तुम्हें। बहुत अच्छा। आज आ जाओ मेरे पास बैठो। ओके। खुद चली बच्चों को चलना सिखाया, किंतु तुम्हें चलना सोचना कुछ भी नहीं सिखाया। बहुत अच्छा। कि तुम किसी बात से आहत ना हो। ठीक। हे मन, सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहते हैं लेकिन अपने बारे में कोई नहीं सोचता। राइट। हे मन, लोग तुम्हें बेलगाम घोड़ा तो कभी पागल मन कहते हैं, लेकिन तुम तो नन्हे शिशु थे जिसे मुझे संस्कारित करना था जी, किंतु मैं अब तक न कर सकी ये सब। ठीक। शायद मुझे स्वयं ही ज्ञान नहीं था। ठीक। अब और नहीं नन्हे शिशु, मेरी छाती से लग जाओ, कहीं मत भटको, आंखें मूंद अपनी गहराई में उतर जाओ, वहां तुम स्वयं को पाओगे, मैं और तुम एक हो जाएंगे, शिवोहम 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 में डूब जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
डॉक्टर सुमिता, आप ऐसा नहीं महसूस करती कि इस तरह की कविताओं के माध्यम से हम अपने मन की अंतरंग भावों को व्यक्त करते हैं और बड़े सशक्त ढंग से हम अपनी बात को कह पाते हैं, हमें संतोष भी होता है और ये भी हम सोचते हैं कि हमने वो कह भी दिया जो आम तौर पर कहना मुश्किल होता है। तो मैं इस विधा को इसलिए भी सल्यूट करता हूँ कि अगर कवि कवित्री ने स्वयं से स्वयं की बात करनी हो तो इस तरह की कविताएं बहुत ज़्यादा सहायक हो। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो भी बातें होती हैं, जो एक व्यक्ति सोच रहा होता है, वैसी परिस्थिति में बहुत से लोग गुजर रहे होते हैं। तो सब लिख नहीं सकते, तो जो लिखता है उसे पढ़ के पढ़ने वाले भी उसका रसास्वादन करते हैं। एक जगह मैंने लिखा कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ, मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, और उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ, उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। तो डॉक्टर सुमिता, मेरा ये मानना है कि शायर हो, कवि हो, उसकी कविता शायरी तब कालजयी बनती है जब उसमें आप जो बात आप कह रहे होते हैं वो कहने का माध्यम तो आप बने हैं, लेकिन बात उसमें आप सबकी कह रहे होते हैं और वो बड़ी शाश्वत बात होती है जो आपकी कलम से निकलती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये जो हमारी ट्रामा बॉन्डिंग है, इसमें भी जैसे बहुत ऐसा नहीं होता कि हमेशा बच्चे ही पेरेंट्स को नहीं रखना चाहते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी तरह से रहने की आदत होती है। तो इसमें हमने उसकी भी चर्चा की है कि एक महिला है जो कि उनका बेटा विदेश में सेटल है, उसने बहुत कोशिश की कि उनकी माँ उनके साथ जाएं, लेकिन वो चूंकि एक बहुत बड़े ऑफिसर की वाइफ हैं तो उन्हें सुख सुविधा में रहने का अभ्यास था। तो वो बेटे के साथ एक बार गई तो विदेश में वही सारे काम खुद करने, और घर में या तो बर्तन पड़े हैं या चीजें फैली हैं तो उसमें वो एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। वो वापस आती हैं अपने, और जब थोड़ी ज्यादा उम्र होती है तो वो एक वृद्धाश्रम में चली जाती है। जी। और वहाँ वो उन्होंने अपनी मेड रखी है, अपनी सुविधाएं कर रखी हैं और कंफर्टेबली रहती हैं। बेटा बहुत बार आता है, बहुत उसका दिल होता है। और उस आश्रम में एक और महिला है जिससे उसकी बहुत दोस्ती होती है उस लेडी की। जी। तो बेटा जब भी आता है फिर उसकी माँ गुजर जाती है। वो जब आता है तब वो उस दूसरी महिला से कहता है कि मेरी मम्मी तो मेरे साथ नहीं चली और मुझे मात्र सुख नहीं मिला, लेकिन आपने उन्हें इतनी मेरी माँ का साथ दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और मैं उस ऋण को उतार सकूं। तो उस महिला की भी बेटा है, बहू है, बेटी है जो कभी पूछने नहीं आती। तो जब ये माँ ये डिक्लेयर करती है कि मैं ऐसे जाने का विचार बना रही हूँ क्योंकि उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, फिर भी वो रहती है आश्रम में क्योंकि बेटे ने रखा नहीं है। तो बेटा बहुत इस बात का विरोध करता है कि वो ले जा रहा है, वो तुमसे काम कराएगा, वो नौकर नहीं मिलते हैं, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेगा। लेकिन वो लेडी इस बात को डिनाई करके वो कहती नहीं, मैंने निर्णय, तुम कितना आते हो, कभी कोई नहीं आता मुझसे पूछने कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, इसलिए मैंने तो निर्णय ले लिया और मैं उस बच्चे को बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं उसके लिए जाना चाहती हूँ। जी। तो वो उसके साथ चली जाती है जी। और वो और उसके बच्चे उसको बहुत अच्छे से रखते हैं जी। फिर उसके पड़ोस में एक विदेश में ही एक अपने बच्चे के पास जो महिला रह रही है उससे उसकी चर्चा होती है। ओके। तो उस चर्चा में वो उसको बताती है कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ आई हूँ, मैं इनकी माँ नहीं हूँ रियल। तो वो सोचती है कि देखो कितने ऐसे भी बच्चे हैं। यस। तो ऐसे अलग अलग घटनाओं को लेकर मैंने इस पे चर्चा की है जी। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर समिता मिश्रा। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने श्रोताओं से अलविदा लें,
मैं जानना चाहूँगा कि इन दिनों में आप सामाजिक तौर पर एक बहुत ही जागरूक महिला हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कोई एनजीओ, कोई संस्था है जिसमें आप सोसाइटी को, समाज को उठाने में प्रयास कर रहे हैं? गंभीर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ ली है जी। और जो मेरे बहुत दिल के करीब है जी, क्योंकि समाज सेवा हमारा पैशन है, हमारी ज़िंदगी है। जी जी। और हम जब, हमें लगता है 6-7 में पढ़ते थे, उस वक़्त में मतलब हम हमारी घर में काम वाली अपनी बच्ची लेकर आती थी, उसको हम पढ़ाते थे। ओके। और उस बच्ची को हमने पढ़ाया, हमसे हालांकि उसके बाद उसने जब 12th किया तो वो कोटा आ गया था जी। और कोटे में उस बच्ची का बैंक में जॉब लग गया। ओके। उस बात ने हमें इतना प्रेरित किया कि उसके बाद से हम समाज में शिक्षा का बहुत काम किया। बच्चों को हम जितना भी कर पाते थे, फ्री एजुकेशन, फ्री कॉपी, फ्री। अभी हमारी आईपी फाउंडेशन और पृथ्वी सेवा संस्थान 2 संस्थाएं हैं जो कि दोनों समाज सेवा में लगी हुई हैं। और अभी हमने जैसे रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं हमारे, हम विदेश बहुत रहे गंभीर साहब, तो वहाँ हमने देखा, वहाँ हमने लाइसेंस भी लिए हैं, हमारे पास 5 कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस हैं। तो वहाँ जब ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो बहुत सख्त एग्ज़ाम होता है, पूरे रूल सिखाए जाते हैं, तब आपको ड्राइविंग मिलती है। और इसीलिए वहाँ लोग सुरक्षित चलते हैं। इवन आपको स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, किधर घुमाना है, आपको कैसे बैक करना है, कैसे पार्किंग में लगाना है, सारी चीज़ें सिखाते हैं। हमारे इंडिया में ये सब किसी को नहीं पता। लोग गाड़ी चलाने लगते हैं, उन्हें पार्किंग नहीं आती, उन्हें बैक करना नहीं आता, उन्हें साइड काटना नहीं आता, साइड लगाना नहीं आता, वो रोड पे ही गाड़ी लगा के शॉपिंग करने लगते हैं जी। तो जब हम वहाँ से लौटे तो हमें लगा कि, और रोड एक्सीडेंट भी इसीलिए बहुत होते हैं जिसमें बहुत से लोग अपनों को खो देते हैं या शारीरिक रूप से वो हो जाते हैं। तो हमारा एक अभियान चल रहा है 2008 से कि हम स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स हमारी संस्था बताती है। तो हमारा यूपी के जो ट्रांसपोर्ट वो है पुलिस, उसके साथ हमारा टाई अप है, उनकी संस्था जाती है और हमारे साथ अब जुड़ गई है हीरो होंडा और टीसीएस के लोग भी। तो अभी 16 तारीख को वहाँ का एक लॉ कॉलेज और बड़ा सा कॉलेज है लखनऊ में, उसमें हमारी एक बहुत बड़ी इवेंट है। तो अभी तक हमने करोड़ों बच्चों को ट्रैफिक के रूल सिखाए हैं। इसके अलावा हमने हरियाणा में 5 साल चलाया फाइट अगेंस्ट डायबिटीज़, क्योंकि अब पहले बड़ों लोग को डायबिटीज़ होती थी, अब बच्चों को भी होने लगी है। तो हम उसमें बच्चों को बताते थे कि उन्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इस सब की अवेयरनेस देते थे और कैसे फाइट अगेंस्ट डायबिटीज। उसके साथ एल्केमिस्ट हमारे साथ पंचकूला में थे। तो इसके अलावा भी हमने हेल्थ कैंप हम लगाते हैं, तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री कराते हैं, चश्मे फ्री बांटते हैं, तो जो हमसे हो पाता है वो सब हम करते हैं। और डिजिटल लिटरेसी पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं। इस समय हम बहुत यूपी में बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि इस समय सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। इवन बच्चों को पढ़ना भी फ़ोन पे और इस पे पड़ता है और लोगों को मालूम नहीं है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। तो कितने स्कूल हैं जिसमें एक भी कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं है, जबकि कंपलसरी है। तो हम उन स्कूलों में कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं, अपने टीचर प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें सिखाते हैं। डॉक्टर सुमिता, जो बात आपने अभी अंत में टच करी है, मैं समझता हूँ कि जो हमारी जनरेशन के भी लोग हैं उनको भी ज़रूरत है कि आज की टेक्नोलॉजी से परिचय कराया जाए, क्योंकि वो भी हेल्पलेस फील करते हैं। इतना तक तो उनको मालूम है कि भाई कैसे फ़ोन करना है, कैसे, तो छोटी मोटी बातें तो वो संभाल लेते हैं, लेकिन कोई बात इससे ऊपर के लेवल की हो वो नहीं कर पाते। तो हमारे इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा कि अगर जहां आप बच्चों को टेक्नोलॉजी से परिचित करा रहे हैं, वहां कुछ बुजुर्ग भी अगर चाहें तो उनको भी शामिल करें। बहुत अच्छी बात कही है कि आपने इतना अच्छा बात कही है कि हम सीनियर सिटीजन के लिए अलग से क्लास शुरू कर देंगे। तो साथियों, ये थी डॉक्टर समिता मिश्रा। बहुत कुछ पूछा गया, बहुत कुछ बताया गया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे से पूछने को रह गया और डॉक्टर साहब से कहने को रह गया।
शायद इस तरह के व्यक्तित्व के लोगों को सिर्फ एक बार में अपनी सारी बात को समेट लेना संभव नहीं होता। इसलिए हम इस गुजारिश के साथ डॉक्टर समिता को अपने से इजाज़त देना चाहेंगे कि पुनः जब कभी इनके पास मौका हो, समय हो, हम इनको पुनः अपने स्टूडियो में बुलाना चाहेंगे और इनके विभिन्न पहलुओं पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे श्रोताओं, मुझे 100% इस बात का यकीन है कि आज आप डॉक्टर समिता से मिलकर एक व्यक्ति विशेष से नहीं, मानो किसी संस्था से मिल रहे हों जिनके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। कुछ एस्पेक्ट से हम आज परिचित हुए हैं, कुछ में हम आने वाले समय में परिचित होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार और तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आप आए और आपने समय निकाला और हमारे पास स्टूडियो में हमारे श्रोताओं को भी बहुत सी बातों से आपने परिचित करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।